नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास भाग 2, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, जो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है, जिसे किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है, वे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। तो मनुष्य क्या करता है? देखिए, जब उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जब वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता है तो लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जब मनुष्य कपास जिसे मानव उगाता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे मनुष्य खुद उत्पन्न कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए। ठीक, इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को धरती से खोद कर निकाला जाता है, जो कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। तो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में हम उसे रखेंगे। लेकिन जब उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात बनता है, जो कि कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, इसे हम प्राकृतिक संसाधन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे? कारण सहित चर्चा करें। तो यहाँ पे नदी का पानी है, बोतल में बंद मिनरल वाटर है, डीजल है, सिलेंडर है में भरा ऑक्सीजन है, खनिज तेल, संगमरमर, मुर्गा, गन्ना इत्यादि है। इसमें से हमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है और कौन सा नहीं। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें कहते हैं जैविक संसाधन, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को हम कहेंगे अजैविक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन में जो जीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम कहेंगे जैविक संसाधन, और जो निर्जीव भौतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं उसे हम कहेंगे अजैविक संसाधन। ठीक है, संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। तो देखिए, जो लगातार प्रकृति में बन रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, उनका उपयोग हम कर रहे हैं, फिर वह पुनः बन रहे हैं, तो ऐसे जो संसाधन हैं वे कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, जो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जो कि प्रकृति में दोबारा नहीं बन रहे हैं, जो सीमित मात्रा में है, जिसका उपयोग हम करते जा रहे हैं और उसका भंडारण खत्म होते जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को डिटेल में समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, प्राकृतिक विधि से, प्रकृति नियमों से जो नए बनते रहते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये पृथ्वी पर सतत रूप से निरंतर विद्यमान है। जैसे कि वायु का हम कितनों भी उपयोग कर ले वह कम नहीं होगा। जल है, वन है, पशु हैं इत्यादि, ये और पैदा होते जाते हैं। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा ना डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। जैसे कि वन है, पशु है, जल है, तो वायु भी देखिए, जब अगर वायुमंडल में अधिक प्रदूषण हो जाएगा तो हमें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगी। जल है, जल का भी देखिए इस प्रकार, अगर पानी के स्रोत गंदे होते गए, प्रदूषित होते गए, तो पानी का भी स्रोत खत्म हो जाएगा और जल भी एक प्रकार से उपयोगी नहीं रह पाएगा। वन है, वन अगर लगातार वनों को नष्ट करते गए, जंगल को काटते गए, तो वन भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब एक सीमा तक अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि वे फिर से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। जैसे कि जल में एक सीमा तक अगर प्रदूषण होता है, नदी में एक सीमा तक ही अगर कचरे बहाए जाए, फेंके जाएं, तो उसमें क्या है, जो जीव होते हैं उसे वे साफ़ कर देते हैं, पानी को, नदी के पानी को साफ़ कर देते हैं। वन है, तो वन से अगर हम ज़रूरत के हिसाब से ही लकड़ियाँ लेते हैं तो फिर से वो
वन घने घने हो सकते हैं। जैसे पशु का भी कई लोग अपने शौक़ के लिए शिकार करते हैं, पशुओं को मारते हैं, खाने के लिए मारते हैं। तो अगर इसी तरह निरंतर उनका शिकार होता गया, उन्हें मारते गए, तो वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन या बिगड़ना होता है और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए, जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनाता है। ठीक है, 7वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जल चक्र का क्या होता है। तो जल चक्र में क्या होता है, देखिए, सागरों से वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। तो ये जल चक्र के बारे में बताया गया है कि सागर और नदी से जल वाष्पित होकर ऊपर आसमान में जाते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद बादल हम लोग देखते हैं ना आसमान में, वे सब इसी वाष्प से बने होते हैं। और यही वाष्प जब संघनित होकर वर्षा करते हैं तो फिर से नदियाँ बहती हैं। नदी कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाकर मिलते हैं, तालाब में पानी भर जाता है और यही फिर तालाब फिर से वाष्पीकृत होकर बादल का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है। भूजल मतलब कि भूमि के अंदर जो जल है, जल का स्तर है, उसे कहते हैं भूजल, जिसका उपयोग हम कुएं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से करते हैं। और शेष भाग जो है वो नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहता है और जल निरंतर बनता रहता है। ठीक है, हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं। मनुष्य जो होते हैं, हम लोग इन प्राकृतिक प्रक्रिया जो है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें हम कई प्रकार के अवरोध, बाधा उत्पन्न करते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे क्या होता है, नवीकरणीय प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधों का आवरण कम हो, तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। लगातार पेड़ों के कटने से क्या होता है, भूमि में कटाव उत्पन्न हो जाता है और जो पेड़ पौधों का आवरण है वह अगर कम हो जाता है तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब भूमि उसे सोख नहीं पाएगी। वर्षा का जल क्या होगा, बह जाएगा पूरी तरीके से नदी में। अंदर जो भूजल स्तर है वह नहीं बढ़ पाएगा, भूजल का स्तर प्रभावित होता है। धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा उसका स्तर। जैसे कि देखिए, ये देखिए, ये ज़मीन है, यहाँ से वर्षा की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती है तो अगर ज़मीन पर कोई पेड़ पौधे या घास नहीं है तो वो बह जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे घास, पेड़ पौधे हैं तो वो क्या होगा, ठहर कर नीचे रिसने लगता है। रिस कर यहाँ पे भूजल का भंडारण होता है, जिसे हम कुएं या हैंडपंप के माध्यम से ऊपर निकालते हैं। ठीक, लेकिन अगर पेड़ पौधे कम होने लगे और पानी बह गया, अगर पानी बह जाता है, वह धरती के नीचे अवशोषित नहीं होता है, तो ये जो जल का स्तर है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है। अगर कम मात्रा में गंदगी हो नदी में तो उसमें जो जीव है वो उसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, और अभी के समय में क्या हो रहा है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जा रहा है। और क्या हो रहा है, देखिए, जो बांध बने हैं सिंचाई के कारण, बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिससे पानी को रोक दिया जाता है, तो क्या होता है, पानी का बहाव आगे नहीं जा पाता, वो एक जगह रुक जाता है, जिसे नहर के माध्यम से दूसरे जगह में सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे जो नदी है उसमें बहाव कम हो गया और उसी नदी में, जो सूखी नदी है, उसमें अगर नाली का पानी बहाया जाए या कचरा फेंका जाए तो वो एक जगह इकट्ठा होगा, उसे कोई साफ भी नहीं कर पाएगा। वह कब साफ होता है, जब नदी का पानी बहता रहता है तो वो उसे बहाकर ले जाता है और उसमें जो पानी में जो जीव होते हैं वे उस गंदगी को साफ कर देते हैं। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते देखते नदियाँ गंदे नालों में बदल जाती है। यदि हमें अब इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग, रिसाइकिल या पुनः चक्रित करना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए। जो बांध बनाकर रोक दिया गया है पानी को, उसे थोड़ा बहाव को बढ़ाना है।
ताकि वे जीवित रह पाए और उनकी प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया चलती रहे। अगर नदी बहती रहती है तब वह स्वच्छ रहती है। अगर पानी को रोक दिया जाएगा तो नदी में कचरे इकट्ठे हो जाएंगे और वो शुद्ध साफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का प्रयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रख कर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीकृत हो पाए। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण कम हो जाता है, वे अपने आप नवीकृत नहीं होते, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है वही सारे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होंगे। जैसे कि लौह अयस्क जमीन के अंदर सीमित मात्रा में है, वह बन नहीं रहा है। ठीक है, जितना है उतना ही है। कोयला जितना बन चुका है उतना ही है, उसे अगर हम खोद कर सबको निकाल लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से कोयला खत्म हो जाएगा। खनिज तेल भी बहुत कम मात्रा में ही धरती पर मौजूद है। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। धात्विक खनिज जो है अगर उससे धातु बन जा रही है तो खनिज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। बहुत सारे खदानें बंद हो चुके हैं, कारखाने जो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क। ठीक है, क्योंकि उन्हें खनिज नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए अब वे खदानें बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सारणी दी हुई है, तालिका दी हुई है जिसमें बताया गया है खनिज तेल का भंडार। देश देखिए, क्षेत्र या देश मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व। तो एशिया में देखिए 809,000 मिलियन बैरल है 2013 की स्थिति में। ठीक है, और इसकी चलने की स्थिति कितने वर्ष की है, 78 वर्ष तक। अभी जिस प्रकार से इसका उपयोग दोहन हो रहा है उस हिसाब से ये 78 वर्ष तक ही चलेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 44,000 मिलियन बैरल है जो कि 12 वर्ष तक ही चलेगी। और विश्व में, पूरे विश्व में 1,688,000 मिलियन बैरल है। तो यह 53 वर्षों तक ही चल पाएगा जिस प्रकार से उसका खनन किया जा रहा है। तो यह तालिका जो है कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे, यह तालिका बताता है। ठीक है, विश्व भर में ये भंडार अगले 53 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है। आयात मतलब कि दूसरे देशों से ये उसे खरीदता है खनिज तेल को। ठीक है क्योंकि यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। जैसे जैसे भंडार कम होंगे और इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत को अधिक दाम देकर खरीदना पड़ेगा। और जब भारत उसे अधिक दामों पर खरीदेगा तो वो अपने जो लोग हैं उसे भी अधिक दामों पर इसे बेचेंगे। जो जनता है, जो लोग हैं, वे भी इसे अधिक दामों पर खरीदेंगे। तो यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें। उदाहरण के लिए देखिए, खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। तेल के स्थान पर हम किसका उपयोग बढ़ा सकते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके ऑप्शन में बताया गया है ना, उसके जगह पर, स्थान पर, किसके, खनिज तेल के स्थान पर। दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते। जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो दूसरे छोटे देशों की चिंता नहीं करते हैं। वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्जा जमा ले ताकि उन्हें संसाधनों की कमी ना हो। सभी बड़े देश यही चाहता है कि सारे संसाधन उनके पास हो ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे दूसरे देशों से और उनका विकास हो। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खनिज नहीं है लेकिन उनके पास क्या है, सैन्य और आर्थिक, मतलब पैसे बहुत हैं उनके पास और शक्ति भी है, जिसकी वजह से इसलिए वो दूसरे देशों से क्या करना चाहते हैं, प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है उस पर वो नियंत्रण या कब्जा करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, कुछ
कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण, रिसाइकल जिसे कहते हैं, किया जा सकता है। पुनर्चक्रण मतलब कि जैसे कि बताया गया है बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। जैसे कि लौह अयस्क से इस्पात बनता है, लोहा बनता है, वैसे ही बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक। कच्चा माल क्या कहलाता है? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता, फिर से हम उसे बॉक्साइट नहीं बना सकते हैं। जब एक बार वो एल्युमिनियम बन चुका है तो वो फिर से बॉक्साइट नहीं बनेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एल्युमिनियम को गलाकर पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। हम जो एल्युमिनियम के कढ़ाई, डिच की बर्तन यूज़ करते हैं ना खाना बनाने में, उसे अगर हम पिघलाकर हम उसे फिर से बर्तन का रूप दे दें तो वह एक नया बर्तन बन जाएगा, ठीक है। पुराने बर्तनों से हम नया बर्तन बना सकते हैं, या एल्युमिनियम की तारें हैं जिसे पिघलाकर नई तारें बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें बना सकते हैं। तो इस प्रकार एल्युमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है ना। तो हम संसाधन को भी बचा सकते हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन है उसके दोहन को भी हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। किसके माध्यम से? पुनर्चक्रण के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।